हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑप्टिमलिटी टेस्ट को समझा था कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट होता क्या है और उसके वर्किंग रूल को पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, यानी कि किसी एक एग्जांपल पर हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिएगा, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी फॉर ऑप्टिमम सोल्यूशन, यानी कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सोल्यूशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी कि आप जब ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, ऑप्टिमलिटी लगाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, उससे पहले आप क्वेश्चन को ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन आपका नॉन डीजेनरेट है या फिर डीजेनरेट है। स्टूडेंट्स, ऑप्टिमलिटी हम नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन में ही लगाते हैं, यानी कि इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डीजेनरेट सॉल्यूशन और नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स होता क्या है। तो आप लोग देखिएगा, ये पहला हमारा आता है नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन हमारा नॉन डीजेनरेट कब होता है। आ सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन इफ m प्लस n माइनस 1 बराबर नंबर ऑफ एलोकेशंस, वेयर m जो है नंबर ऑफ रोज है एंड n जो हो गया स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कॉलम हो गए, यानी कि ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो हमारा नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन होता है। और डीजेनरेट कब होता है? अ सोल्यूशन इज सेड टू बी डीजेनरेट सोल्यूशन इफ m प्लस n माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलोकेशंस, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ m नंबर ऑफ रो है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अगर ये नंबर ऑफ एलोकेशन के इक्वल नहीं आ रहे हैं तो सोल्यूशन हमारा स्टूडेंट्स डीजेनरेट है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं कि जो ऑप्टिमलिटी हम लगाते हैं वो नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन में लगाते हैं, यानी कि जो m प्लस n माइनस 1 है वो नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट सोल्यूशन हमारा डीजेनरेट होता है तो हम पहले उसको नॉन डीजेनरेट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करते हैं। तो देखिएगा, अब मैं जो एग्जाम्पल लेकर आ रही हूँ वो नॉन डीजेनरेट के लिए ही लेकर आ रही हूँ स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं डीजेनरेट सोल्यूशन का भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। तो देखिएगा, यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, सोल्यूशन हमारा नॉन डीजेनरेट ही होगा। मैंने क्वेश्चन ही ऐसा लिया है, तो क्वेश्चन देखिएगा, टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका फाइंड कीजिए, यानी कि ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब हो गया इसमें तीनों में से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के जो तीन मेथड हमने पढ़े हैं, वैम मेथड, लोएस्ट कॉस्ट मेथड एंड नॉर्थ वेस्ट, तीनों में से कोई भी अप्लाई करें, उसके बाद में हमें ये भी चेक करना है कि इससे जो कॉस्ट मिनिमाइज होकर आई है वो ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हम ऑप्टिमलिटी अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन पे मैं आगे बढ़ती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन बाय वैम मेथड, यानी कि स्टूडेंट्स वैम मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे यहाँ मैंने वैम मेथड ही क्यों लगाया तीनों में, तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ हमारा काम क्या है ऑप्टिमल सोल्यूशन में, ये चेक करना है हमें कि जो हमारी कॉस्ट मिनिमाइज होकर आ रही है वो कम से कम आ रही है। और तीनों में से जो सबसे अच्छा मेथड आता है वो होता है वैम मेथड, यानी कि वैम मेथड हमारी ये हेल्प करता है कि उसको जब हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में तो कम से कम कॉस्ट आती है। तो क्यों ना स्टूडेंट्स हम वैम मेथड से ही ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करें। तो देखिएगा, यहाँ मैंने वैम मेथड को डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स। अगर आपको वैम मेथड सॉल्व ना करना आता हो तो लास्ट वीडियो में मैंने वैम मेथड का एक एग्जांपल लेकर अच्छे से समझाने की कोशिश की है, वहां से आप वैम मेथड को समझें कि वैम मेथड कैसे निकालते हैं, कैसे हम रो पेनाल्टी निकालते हैं, कैसे स्टूडेंट्स कॉलम पेनाल्टी निकाल कर हम एलोकेट करते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मतलब जो है वैम मेथड लगा कर ही एक स्टेप बढ़ा रही हूँ मैं। तो देखिएगा, यहाँ वैम मेथड लग चुका है, ये जो हमारे आ रहा है 5, 8, 7, 2, 2, 10, ये सारे स्टूडेंट्स हमारे एलोकेशन है जो कि हमने वैम मेथड से निकाले हैं। तो आप देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं अब ये चेक करूंगी कि सॉल्यूशन हमारा डीजेनरेट नॉन डीजेनरेट है या नहीं है, यानी कि अब टेस्ट करेंगे नंबर ऑफ एलोकेशंस। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि नंबर ऑफ एलोकेशंस तो 6 हैं, ठीक है ना। अब हमारी दूसरी टेस्ट क्या करनी है, m प्लस n माइनस 1 कितना आ रहा है। तो m क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रो। तो देखिएगा रो कितनी है, 1, 2, 3, तो ये आ गया m बराबर 3 प्लस n नंबर ऑफ कॉलम्स है, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि n हमारा कितना हो गया 4 एंड माइनस 1। स्टूडेंट्स, इसमें 4 प्लस 3 यानी कि 7 माइनस 1 यानी कि 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो m प्लस n माइनस 1 है वो हमारा किसके बराबर आ जा रहा है, नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर, यानी कि सोल्यूशन हमारा कैसा है स्टूडेंट्स, नॉन डीजेनरेट, यानी कि अब हम इसमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा, देयरफॉर कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी टेस्ट इज सेटिस्फाइड, मतलब इनके कहने का ये है कि पहली हमने ये सेटिस्फाई कर ली है कि सोल्यूशन हमारा कैसा है स्टूडेंट्स, नॉन डीजेनरेट। तो अब आगे देखिएगा स्टेप।
तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आता है स्टेप सेकंड। स्टूडेंट स्टेप सेकंड में हमें करना क्या होता है, कैलकुलेशन करनी होती है, यूआई एंड बीजे फाइंड करना होता है फॉर नॉन एम्प्टी सेल, यानी कि ऐसे सेल जो कि खाली नहीं है, यानी कि जिन पे एलोकेशन हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने टेबल में देख के वो वाले लिख लिए हैं सेल जिन पे एलोकेशन हुआ है। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये यहाँ पर भी एलोकेशन हुआ है, 8 पे 8 एलोकेट हुआ है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 40 पे 7 एलोकेट हुआ है स्टूडेंट्स, और ये 10 पर 2 एलोकेट हुआ है, यहाँ पर 60 पर 2 एलोकेट हुआ है स्टूडेंट्स। ये बचा लास्ट हमारा, यहाँ 20 था, 20 पर हमारा 10 एलोकेट हो रहा था स्टूडेंट्स। यानी कि अब ये जो टेबल बनकर आई है वो वाली है नॉन एम्प्टी सेल, यानी कि ऐसा सेल जो खाली नहीं है जिसपे एलोकेशन हुआ है। आप लोग वैम मेथड लगाएंगे तो इस तरह से एलोकेशन तो करेंगे ही, तो जहां जहां भी ये एलोकेट हुआ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेल, यानी कि ये ऐसे सेल हैं जो कि खाली नहीं है। तो यानी कि अब हम इस पे यूआई और बीजे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यूआई और बीजे निकालने का तरीका ये जो है वो ये होता है कि हम यहाँ पर तो स्टूडेंट्स यूआई निकालते हैं, ठीक है ना, और यहाँ हम निकालते हैं बीजे। तो आप लोग देखिएगा, यूआई बीजे निकालने का तरीका ये है कि हम रो एंड कॉलम में देख लेते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन हुए होते हैं उसको हम पहले 0 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे U1 में 2 हैं, यहाँ पर भी 2 एलोकेशन है, यहाँ पर भी 2 है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 1 1 आ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा आ रहे हैं 3। यानी कि स्टूडेंट्स हम V की बात करें तो ये V1 V2 V3 B4 है, तो यानी कि हम B4 को क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, 0 ले लेंगे। अब बस इसकी हेल्प से हम सारे एलोकेशन निकाल देंगे। तो आप फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा मेरी, कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि मैंने इसको 0 लिया कैसे है, मैं देख रही हूँ कि जिसपे ज्यादा एलोकेशंस हो रहे होंगे उसको हम 0 ले लेंगे रो कॉलम में मिलाकर। तो मैंने देखा कि अगर मैं U की बात करूं तो सब में 2 ही 2 हो रहे थे, और अगर मैं V की बात करूं तो W1 में 1 था, W2 में 1 था, W3 में भी 1 था, W4 में मेरे स्टूडेंट्स 3 आ रहे हैं, यानी कि इसको मैंने पहले 0 ले लिया। अब आप लोग देखिएगा, इसकी हेल्प से हम सारे निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब देखिएगा जिसका 0 आता है, यानी कि इस वाले W4 का 0 आया, तो इससे जो U1 होगा स्टूडेंट्स वो सीधे 10 आ जाएगा, ठीक है ना, और U2 जो है वो सीधे हमारा आ जाएगा 60, यानी कि ये कॉस्ट आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे जिसका 0 आया है उसके सामने वाले की। एंड U3 हमारा कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 20, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, V1 V2 V3 निकालना है सिर्फ। तो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला ये है ही, अगर मुझे V1 निकालना है तो यहाँ से देखिएगा, मैं अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करती हूँ V1 निकालने के लिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 19 माइनस का, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 19 माइनस का 10, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9, ठीक है ना। अब अगर मुझे V2 निकालना है, सॉरी ये V1 है, अब मुझे अगर V2 निकालना है तो मैं कैसे करूंगी स्टूडेंट्स, 8 माइनस का 20, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 12, ठीक है ना। अब मुझे V3 निकालना है, तो V3 के लिए ये है, इसके सामने की हमें U2 कितना दे रखा है, 60, यानी कि 40 माइनस का 60, यानी कि ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 20, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से फॉर्मूले में रख रख के निकाल सकते हैं। ये कॉस्ट है और ये यूआई हमको दे रखा है, तो आपको अगर V की वैल्यू निकालनी भी है तो यूआई को माइनस करके आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है ना। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्टेप थर्ड पर, यानी कि स्टेप फर्स्ट हमारा था कि हमें चेक करना था सॉल्यूशन हमारा डीजनरेट है या नहीं है, और स्टेप सेकंड में हमने नॉन एम्प्टी सेल के लिए कैलकुलेशन की थी स्टूडेंट्स। अब हम स्टेप थर्ड में एम्प्टी सेल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फॉर DIJ फॉर एम्प्टी सेल बाय यूजिंग फॉर्मूला। स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमें दे रखा है। अब एम्प्टी सेल कौन कौन से हैं ये भी मैं देखिएगा लिख लेती हूँ, आप लोग भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 30 70 30, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा स्टूडेंट 70। ये वो वाले सेल है जिसमें एलोकेशन नहीं हुआ, यानी कि कैलकुलेशन फॉर एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल के लिए स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे मैं U1 जो भी हमने ऊपर निकाले थे, U1 U2 U3 एंड ये जो हमारा V1 आया और V2 आया है माइनस का 12, V3 आया है माइनस का 20 एंड V4 हमारा आया है 0,
तो हमने ये सारे ऐसे ही उतार लिए। अब स्टूडेंट्स हमारा काम क्या है, DIJ निकालना। और DIJ में मैंने आप लोगों को 3 कंडीशंस बताई थी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, पहले हम आपको बता दें कि ये DIJ हम निकालते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स DIJ का ये जो मेरे पास फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है मैंने, तो इसके हिसाब से हम निकालेंगे। यानी कि ये अगर मैं बात करूं तो ये D12 हो गया। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स DIJ का फॉर्मूला लगा रही हूँ तो ये IJ का मतलब ये हो गया ये 12, यानी कि D12 बराबर कितना दे रखा है, CIJ यानी कि कॉस्ट जो कि 30 दे रखी है, माइनस का UI। तो स्टूडेंट्स देखिएगा UI हमारे पास इसके सामने कितना दे रखा है 10, और VJ हमारे लिए कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 12। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस का 12, यानी कि ये आ गया D12 32। अब स्टूडेंट्स मैं बात करूंगी 13 D13 की, यानी कि 50 माइनस का UI प्लस का VJ, यानी कि 50 के सामने का UI कितना है 10 और VJ कितना है माइनस का 20। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आ गए, जिससे हमने D13 निकाल लिया। स्टूडेंट्स ऐसे ही आप लोग D21 निकाल लेंगे। ये देखिएगा ये 2, ये स्टूडेंट्स हमारा जो है D21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 70 निकालना है। तो ये हो जाएगा 70 माइनस इसके सामने का UI कितना है और इसके सामने का VJ कितना है, ये हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट सारे हम निकाल लेंगे। देखिएगा मैंने यहाँ पे D22 भी निकाल लिया है स्टूडेंट्स, ये D22 आ गया, और D31 भी निकाल लिया है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स बचा कितना है, ये मैंने एक इसलिए रोका था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं निकाल कर बता दूंगी, शायद आपको अच्छे से अंदाजा हो जाए। ये मुझे निकालना है, इसको हम कहते हैं D33, यानी कि D33 मैं देखिएगा कैसे निकालूंगी, 70 माइनस इसके सामने का UI कितना है 20, और इसके सामने का VJ कितना है माइनस का 20। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो हमने D33 यहाँ पे निकाला है, ये हमारा D33 आ रहा है 70, ठीक है ना। इसी तरह से आप निकाल लेंगे। अब आप लोग स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने कहा था आप लोगों से सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमम तब होगा जब हमारा DIJ जो है वो ऑल पॉजिटिव आ जाए। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ D22 जो हमारा आ रहा है वो ऑल पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर सिंस D22 बराबर माइनस का 18, जो कि 0 से कैसा है स्टूडेंट्स छोटा है। यानी कि हम कह देंगे हैंस द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम, यानी कि सोल्यूशन हमारा स्टूडेंट्स कैसा आ रहा है, ऑप्टिमम नहीं आ रहा है। यानी कि अब हमें आगे प्रोसेस करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स ये जो हम एम्प्टी सेल के लिए जो कैलकुलेशन हमने की है, यानी कि DIJ जो हमने निकाला है, ये अगर ऑल पॉजिटिव आ जाए तो वहां पर ही हमारा सोल्यूशन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम स्टेप 4 पे आ गए हैं। इसमें हम करेंगे क्या, लूप बनाएंगे स्टूडेंट्स। यानी कि जहां से हमें जो DIJ हमें नेगेटिव मिला है, जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं कि D22 हमारा माइनस का 18 आया है स्टूडेंट्स, यानी कि D22 से हमारा जो है लूप बनना स्टार्ट होगा। तो देखिएगा आप लोग, ये हमारा आ जाता है D22, यानी कि सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम स्टूडेंट्स। तो आप लोग देखिएगा, ये मैं पहले एलोकेशंस जो मेरे हो गए हैं वो मैं उतार लेती हूँ। यहाँ पे हमारा आ जाता है 5, ठीक है ना, और ये हमारा स्टूडेंट्स आ जाता है 2, ये भी हमारा आ जाता है 2, ये हमारा आ जाता है 8, ये भी हमारा आ गया स्टूडेंट्स 8, ये हो गया 7। ये स्टूडेंट्स हमारे जो हमने अभी बैम मेथड इससे पहले यूज किया, उससे हमने इतने एलोकेशंस बना लिए थे स्टूडेंट्स। तो अब देखिएगा, अब हमारा काम क्या है, लूप बनाना। क्यों, क्योंकि कंडीशन हमारी ये आ गई कि स्टेप 3 में हमने देखा कि DIJ हमारा कैसा आ रहा है, D22 पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि D22 से ही स्टार्ट हो जाएगा लूप बनना। तो ये देखिएगा D22 यानी कि 2 and 2 D22, यहाँ से मैंने लूप बनाना शुरू किया। ये इसको हम मान लेंगे थीटा स्टूडेंट्स। तो आप लोग देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जो लूप बनता है ना वो केवल हमारा, देखिएगा ये इस तरह से आया, ये हमारा जो है स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे लूप बना दिया है, ये कंप्लीटेड हमारा लूप बन गया है स्टूडेंट्स। इसमें आप लोग देखिएगा, अब हम करेंगे क्या, जो वैल्यू है थीटा की उसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे फाइंड करेंगे ये देखिएगा, सेलेक्ट थीटा एज मिनट, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स। इसमें हमें करना क्या होता है, हम लूप में करते क्या है, यहाँ पे जहां से लूप स्टार्ट करते हैं वो हमारा होता है प्लस का थीटा स्टूडेंट्स,
ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाता है माइनस का थीटा, फिर यहाँ पे आ जाता है 8 प्लस का थीटा, और यहाँ पे जो आएगा स्टूडेंट्स लास्ट में ये हमारा आ जाएगा 8। तो इसमें आप लोग देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम प्लस थीटा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, प्लस थीटा रहेगा, यानी कि ये दोनों प्लस रहेंगे और ये दोनों स्टूडेंट्स माइनस में रहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 नहीं है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो एलोकेट हुआ है हमारा वो 10 एलोकेट हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा 10 प्लस का थीटा, ठीक है ना। यहाँ मैंने 8 स्टूडेंट्स गलत लिख लिया था धोखे से, यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये जो सेल है यहाँ पे जो एलोकेशन हुआ है वो 10 हुआ है, मैंने धोखे से 8 लिख लिया है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 10 प्लस का थीटा, यानी कि प्लस थीटा अगर इस वाले कॉर्नर पे हम प्लस थीटा ले रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाले कॉर्नर पर ही हम प्लस थीटा लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने 2 माइनस थीटा लिया है तो इसके जस्ट सामने मैं 8 माइनस का थीटा लूंगी, यानी कि यहाँ पे माइनस कॉर्नर पर लूंगी। अब आप लोग देखिएगा मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू हम मिनिमम वैल्यू लेंगे, और दोनों मिनिमम लेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी किससे, नेगेटिव वाले से, यानी कि 2 माइनस का थीटा एंड 8 माइनस का स्टूडेंट्स थीटा, ठीक है ना। इसको हम कर लेंगे, ये हमारा 0 के बराबर हो गया। इन दोनों में से मिनिमम स्टूडेंट्स कौन सा है, 2 माइनस का थीटा स्टूडेंट्स, जो कि 0 के बराबर हो गया। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 2, यानी कि फिर से आप देख लीजिए, अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर तो मैं कैसे निकालूंगी स्टूडेंट्स, मिनिमम लेनी है हमें, तो यानी कि निगेटिव वाले से ही मिल सकती है। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 2 माइनस का थीटा, 8 माइनस थीटा से 2 माइनस का थीटा मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू ले ली, इसको 0 के बराबर रख दिया, थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी आ गई 0। तो अब आप लोग देखिएगा, अब मैं बढ़ती हूँ स्टेप 5 की तरफ को। तो स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, हेयर इम्प्रूव्ड सोल्यूशन। अब हमारा सोल्यूशन इम्प्रूव होके आया क्योंकि अब हमें एक एक्स्ट्रा थीटा की वैल्यू मिल गई। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे जो पहले का एलोकेशन था वो यहाँ पर 5 था, ठीक है ना, ये 2 था, ये 2 था, एंड ये स्टूडेंट्स देखिएगा मैं यहाँ पर ये जो मुझे पहली टेबल दे रखी है इसी के हिसाब से मैं नीचे की टेबल बनाऊंगी, यानी कि एलोकेशन करूंगी। तो ये 5 था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी 5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस थीटा है और थीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी कि यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगी स्टूडेंट्स 2, ठीक है ना। ये हमारा 7 था स्टूडेंट्स, जो कि 7 ऐसे ही आ जाएगा बिल्कुल। अब आप देखिएगा यहाँ 2 माइनस का थीटा, यानी कि अगर मैं यहाँ 2 रख दूंगी तो 2 माइनस का 2 0, यानी कि यहाँ से अब एलोकेशन स्टूडेंट्स हट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ रहा है 8 माइनस का थीटा, 8 माइनस का थीटा, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना बचा 6, ठीक है ना। यहाँ आ रहा है 10 प्लस का थीटा, यानी कि ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 12, ठीक है ना। इस तरह से अब ये जो एलोकेशन बनकर आए हैं, यानी कि ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बैम मेथड लगाया था तब भी स्टूडेंट्स एलोकेशन इसी तरह से आए थे, और इसमें भी अब हमने क्या किया, इसमें हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद एलोकेशन आए हैं। अब स्टूडेंट्स हम फिर से अदर जो स्टेप्स हैं उनको रिपीट करेंगे। तो अब हम स्टेप 6 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टेप 6 में हम करेंगे क्या, देखिएगा ये हमारा स्टेप 5 हो गया, स्टेप 6 पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम फिर से, अब ये हमारी जो निकल कर आई थी, यानी कि स्टेप 5 में ये हमारा एक तरीके से वैम मेथड इम्प्रूव होकर आया था ना, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से UIBJ निकालेंगे स्टूडेंट्स फॉर नॉन एम्प्टी सेल। तो यहाँ पर मैंने अब अगेन निकाल ही दिए, क्योंकि आप लोग करेंगे तो आप लोगों को जो मैंने पीछे बताया है उसी तरह से आप लोगों को UIBJ निकालने स्टूडेंट्स। तो आप देखिएगा इसमें ये एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, इन्होंने U30 ले लिया, यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखें कि ये सब में तो सब में 2 आ रहे हैं, यानी कि हाईएस्ट किसी में भी नहीं आ रहे हैं, तो किसी एक में भी इन्होंने U30 ले लिया। अब U30 के हिसाब से सारे एलोकेशन इन्होंने वी जो है VJ इन्होंने निकाल लिए। यहाँ पे इन्होंने U3 को 0 ले लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी में भी हाईएस्ट एलोकेशन नहीं हो रहे थे। इसमें भी 2 हो रहे हैं, इसमें भी 2 हो रहे हैं, इसमें भी 2 हो रहे हैं। अगर मैं W1 की बात करूं तो इसमें भी 2 हो रहे हैं, किसी में भी 2 से ज्यादा इनकी 3 नहीं हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, अचानक से किसी एक में 0 ले लिया, U3 में 0 ले लिया। अब इसमें 0 लिया तो इसके हिसाब से हमने ये सारे निकाल दिए, देखिएगा आप लोग। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ से हमने VIJ कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं स्टेप 7 पे। तो देखिएगा कैलकुलेशन फॉर DIJ, यानी कि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन नॉन एम्प्टी सेल के लिए कर ली। अब हम स्टेप 6 में एम्प्टी सेल के लिए कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स। एम्प्टी सेल यानी कि वो वाले सेल जो खाली नहीं है स्टूडेंट्स, सॉरी जो खाली हैं एम्प्टी सेल के लिए। तो ये देखिएगा आप, ये वाले जो सेल्स हैं इसमें सब में एलोकेशन किया हुआ है। अब जो ये जो मैंने लिखे हैं ये वाले सेल है जिसमें एलोकेशन
नहीं हुए हैं, एम्प्टी है जो। तो देखिएगा इसमें हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, डीआईजे निकालते हैं। डीआईजे निकालने का तरीका अभी हमने पिछले स्टेप में किया है, आप ठीक वैसे ही डीआईजे का फॉर्मूला यूज करके, जो ये वाला होता है डीआईजे बराबर CIJ माइनस का UI प्लस का VJ। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को आप यूज करके सारे DIJ निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये निकालेंगे D12, D13 निकालेंगे, D21 निकालेंगे, D24 निकालेंगे, D31 निकालेंगे, D33 निकालेंगे स्टूडेंट्स। और इन सबको निकालने के बाद अगर ऑल डेल्टा जे इज ग्रेटर देन 0 आ गए, यानी कि स्टूडेंट्स मैंने इसमें निकाला है, डायरेक्ट कर दिया है थोड़ा सा, इसमें ऑल डेल्टा जे हमारे पॉजिटिव आए, यानी कि 0 से बड़े आए, कोई भी नेगेटिव नहीं आया, हैंस द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है। तो लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कॉस्ट को निकाल लेंगे। तो आप देखिएगा इसको हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग देखिएगा इसमें नॉन एम्प्टी सेल की जगह पे जो भी हमारे नॉन एम्प्टी सेल हैं वो सारे हम यहाँ पर उतार लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे नॉन एम्प्टी सेल हैं जिन पे एलोकेशन हो चुका है। 19 हो गया स्टूडेंट्स, ये 30 हो गया, ये 8 हो गया, यानी कि ये 30 लिख लिया मैंने, एंड ये मैंने 8 लिख लिया, एंड ये 40 लिख लिया स्टूडेंट्स, एंड ये हमारा 10 है, ये 20 है। तो देखिएगा ये हमारा हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 20। तो आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से मैंने सारे वाले उतार लिए हैं जो नॉन एम्प्टी सेल है, यानी कि ऐसे सेल जो खाली नहीं है। तो इस पे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब वो वाले एलोकेशन रख देंगे जो हमने अभी स्टूडेंट्स फाइंड किए हैं, यानी कि स्टेप 5 में हमने देखिएगा, स्टेप 5 में हमने जो एलोकेशंस निकाले हैं वो सारे एलोकेशंस मैं इसमें लगा दूंगी स्टूडेंट्स। देखिएगा ये हमारा हो गया 2 पे स्टूडेंट्स एलोकेट हुआ, 9 पे स्टूडेंट्स एलोकेट हुआ है 5, 30 पे स्टूडेंट्स 2 एलोकेट हो रहा है, 8 पे हमारा हो रहा है, 8 पे 6 एलोकेशन हो रहा है, 40 पे हमारा 7 एलोकेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, 10 पे हमारा 2 एलोकेशन हो रहा है, एंड 20 पे स्टूडेंट्स हमारा 12 एलोकेट हो रहा है। यानी कि ये हमारी फाइनली जो है कन्वर्ट होकर आई है, मिनिमम होकर आई है कॉस्ट। ये सारे एलोकेशंस हमारे फाइनली आ गए स्टूडेंट्स। अब हम इसमें कॉस्ट निकाल देंगे, जैसे निकालते हैं 19 इंटू 5, 30 इंटू 2, 8 इंटू 6, 40 इंटू 7, एंड ये सब करके ऐड करके आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 743। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये टेस्ट कर लिया है कि हमने जो बैम मेथड से कॉस्ट को मिनिमाइज किया था उसमें हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा दिया है, यानी कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के बाद जो कॉस्ट निकल कर आई है वो हमारी आ रही है 743। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगले वीडियो में हम लोग डीजनरेट सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि कैसे डीजनरेट सॉल्यूशन को हम नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं बाय द ग्रीक लेटर। थैंक यू।